नमस्कार दोस्तों। तो जुड़ जाइए ऑनलाइन टीचिंग विद महेश कुमार के साथ। और आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 10 के अध्याय नंबर 4 से द्विघात समीकरण के बारे में। तो समय जाया न करते हुए अपन चलते हैं द्विघात समीकरण की ओर। कक्षा 10 का अध्याय नंबर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। अब सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि द्विघात समीकरण होते क्या हैं, द्विघात समीकरण किस प्रकार से बनते हैं और द्विघात समीकरण को किस प्रकार से लिखा जाता है, इसकी प्रकृति के बारे में अपन जानेंगे। जैसे अपन ने चर और अचर राशियों के बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ पहले एक बार। जैसे एक तो होती है चर राशि, एक होती है अचर राशि। जैसे मैंने लिखा एक चर राशि, एक लिखा मैंने अचर राशि। अब चर राशि और अचर राशि का मतलब क्या होता है कि चर राशि तो वे राशियाँ होती हैं जो मानक राशियाँ कहलाती हैं, जिनका मान परिवर्तित होता रहता है, जिनका मान अलग अलग होता है, वो तो सारी क्या होती हैं, चर राशियाँ। जैसे x, y, z, a यानी मानक राशि जिनको अपन मानते हैं। जो मानक राशि होती है वो तो होती हैं चर राशि। और अचर राशि का मतलब होता है स्थिरांक। अचर राशि का मतलब होता है स्थिरांक, कांस्टेंट, जिनका मान बदलता नहीं है, जिनका मान बदलता नहीं है, वो सारी क्या होती हैं, अचर राशियाँ होती हैं। जैसे मान लो मैंने x लिया, x का मान अपन किसी सवाल में कुछ मानते हैं कि दूसरे क्वेश्चन में अपन अलग मानेंगे, फिर y का मान लेंगे, y का मान हम अलग मानेंगे, दूसरे में अपन अलग मानेंगे, तो y का मान अलग अलग हो सकता है। तो ये तो होती हैं चर राशियाँ। एक होती है अचर राशि। अचर राशि का मतलब होता है जो स्थिर होती है, जो बदलती नहीं है। जैसे मान लो मैंने संख्या का मान ले लिया 8, एक संख्या का मान मैंने कोई अंक ले लिया 12, कोई अंक ले लेते हैं अपन 10। तो ये जो अंक हैं वो अपन किसी भी जगह इनका उपयोग करते हैं तो ये अंक जो है वो बदलते नहीं हैं, यानी ये स्थिर होते हैं। तो इनको अपन बोलते हैं कांस्टेंट है, स्थिरांक राशि। तो चर राशि अचर राशि में अपन अंतर समझ गए। अब अपन द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इससे पहले अपन को पढ़ना पड़ेगा बहुपद। बहुपद का मतलब क्या होता है, कोई भी समीकरण चाहे एक चर राशि में हो चाहे दो चर राशि में हो। एक चर राशि में यदि कोई समीकरण होता है तो उसमें एक ही चर राशि होती है। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 2x प्लस x या 2x स्क्वायर प्लस x प्लस के 3 बराबर 0। ये इस तरीके से मैं लिख दिया। ये तो हमारे पास एक बहुपद हो गया, जिस एक चर में बहुपद हो गया। इसमें ओनली x है, इसका मतलब एक ही चर है। जैसे मान लो मैं लिख दूँ 2x स्क्वायर प्लस 3y प्लस के 4 बराबर 0। इस तरीके से अगर मैंने ये लिखा है तो ये भी बहुपद है, लेकिन कितने चर में हो गया, ये दो चर में, क्योंकि यहाँ पे x भी आ गया और y भी आ गया। इस प्रकार से कई समीकरण एक से अधिक चरों में भी हो सकते हैं। तो अब बात कर रहे हैं अपन बहुपद की कि बहुपद होता क्या है बहुपद। तो जैसे मान लो मैंने लिखा बहुपद। बहुपद बहुपद का मतलब सीधा सा अपन समझें कि जब समीकरण के अंदर एक पद होता है तो वो बहुपद नहीं होता है। यदि एक पद से अधिक पद हो जाते हैं तो वो समीकरण बहुपद कहलाता है। एक से अधिक पद होते ही वो समीकरण क्या हो जाएगा, बहुपद कहलाएगा। 3 पद हो गए तो त्रिपद भी होगा, बहुपद भी होगा। 2 पद हो गए तो द्विपद भी होगा और बहुपद भी होगा। अब बहुपद के बाद में अपने पास आता है कि द्विघात समीकरण क्या होता है। अपने द्विघात समीकरण को समझने के लिए अगर मान लीजिए अपन किसी बहुपद के आगे, जैसे मान लो एक बहुपद मेरे पास आ गया 2x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 4 और इसके बराबर मैंने लिख दिया 0। तो किसी भी बहुपद को यदि शून्य के बराबर रख दिया जाए
किसी भी बहुपद को यदि शून्य के बराबर रख दिया जाए तो वो बहुपद समीकरण कहलाता है। यदि उसकी घात 2 है तो वो द्विघात समीकरण कहलाएगा, यदि उसकी घात 3 है तो त्रिघात समीकरण कहलाएगा। द्विघात समीकरण के बारे में इनका वास्तविक जीवन में भी बहुत महत्व होता है। जो द्विघात समीकरण है इनका अपने वास्तविक जीवन में भी बहुत महत्व होता है। वास्तविक जीवन में भी कई समस्याओं को सुलझाने में द्विघात समीकरण की सहायता ली जाती है। अब वह वास्तविक जीवन में किस प्रकार से ली जाती है, तो इसको समझने के लिए मान लीजिए हम किसी धर्मार्थ या किसी मंदिर या किसी भी धर्म के लिए एक पार्क का निर्माण कर रहे हैं या एक मैदान का निर्माण कर रहे हैं, और उसे जो पार्क का निर्माण कर रहे हैं उसका जो क्षेत्रफल है वो मान लीजिए 500 मीटर स्क्वायर है। क्या है? 500 मीटर स्क्वायर है। और इसके बारे में कहा गया है कि इस पार्क की जो चौड़ाई है वो इसकी लंबाई के दुगने से 1 अधिक है। तो अपन इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट यानी किस प्रकार से इसको द्विघात समीकरण की सहायता से हल कर सकते हैं, या द्विघात समीकरण इसका हल निकालने के लिए हमें कैसे प्राप्त होगा। तो कहा गया है कि इसकी जो लंबाई है वो इसकी चौड़ाई की या इसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो मान लेते हैं इसकी चौड़ाई x है। क्या है? इसकी चौड़ाई x है। जब इसकी चौड़ाई x है तो क्या कहा गया है कि इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो 2x + 1, भाई चौड़ाई का दुगुना 2x, 1 अधिक तो +1। अब ये आयताकार है, अब आयताकार है तो क्या हो जाएगा, दोनों का गुणा होगा। 2 गुणा दोनों का क्या हो जाएगा, गुणा। तो 2x + 1 गुणा x और बराबर कितना हो जाएगा, 500। सही है भाई। इसको अपन गुणा करते हैं तो 2x² प्लस क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 500। इसको मैं इधर लेके आऊँ तो 2x² प्लस का x माइनस के 500 बराबर 0। इस 500 को अपन इधर ले आए बराबर के चिन्ह से, पक्षांतरण के नियम से माइनस का हो गया। तो ये अपने पास द्विघात समीकरण हो गया। इस द्विघात समीकरण की सहायता से अपन इसका क्षेत्रफल, इसकी लंबाई चौड़ाई का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अपने वास्तविक जीवन में भी कई समस्याओं को सुलझाने में द्विघात समीकरण का उपयोग किया जाता है। अब अपन अध्याय 4 जो कक्षा 10 का अध्याय 4 है उसके प्रश्नावली, इसके प्रश्नावली 4.1 के अंदर अपन पढ़ेंगे कि निम्न में से कौन कौन से समीकरण द्विघात हैं और कौन कौन से समीकरण द्विघात नहीं हैं। दिए गए सभी समीकरणों को हल करने के पश्चात यदि उनकी घात 2 में परिवर्तित हो जाती है या उनकी घात 2 घात के बराबर आती है अधिकतम, तो द्विघात समीकरण होंगे, अन्यथा वो द्विघात समीकरण नहीं होंगे। क्योंकि जिन समीकरणों की घात 2 होती है, अधिकतम घात 2 होती है, निम्नतम घात भी 2 होती है, तो समीकरण द्विघात समीकरण कहलाते हैं। तो 4.1 अध्याय में अपन पढ़ेंगे कि दिए गए समीकरणों में कौन कौन से समीकरण द्विघात समीकरण हैं, कौन कौन से द्विघात समीकरण नहीं है।